हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो हमारा टोटली रिलेटेड होगा जो मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको टॉपिक पढ़ाया है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है और इनको CSIR नेट के एस्पेक्ट से जो है इसको हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है, लेट एश इज़ इक्वल टू, हमारे पास एश जो है एक वेक्टर्स का सबसेट है। ठीक है, U1 अप टू सो ऑन UK बी अ सबसेट ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स फ्रॉम R टू द पावर n, मतलब ये टपल्स है, n टपल्स बोलते हैं हम इसको। नाउ कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब हमें ये जो दिया हुआ है, ये कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं और इनके हेल्प से हमें दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं। If H is linearly dependent in R to the power n, then UK is linear combination of U1 U2 up to so on UK minus 1। देखिए ऐसा नहीं है ना, ये स्टेटमेंट देखो किस प्रकार से बोला गया है, इसको थोड़ा समझना है आपको कि ये कहा जा रहा है कि अगर LS जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, LD है इस R की पावर n में, तो जो UK है, जो UK आ रहा है वो क्या लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसका? देखो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा? ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए एक वेक्टर जो होता है वो टोटली लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अल्फ़ा 1 U1 प्लस अल्फ़ा 2 U2 है ना, प्लस अल्फ़ा 3 U3 अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा n UN। लेकिन इस सेट के अंदर का ही एक एलिमेंट है, अब हम कह रहे हैं कि यही जो है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखो, इफ़ एश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन सेट इन R टू द पावर n, देन हम बता सकते हैं कि जो n है वो k से छोटी होगी। तो ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको कहीं बताया नहीं है और ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है पहला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो रहा है? तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड 2 इज़ ट्रू, तो ये गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, ये भी गलत हो गया। ईच स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा ये गया है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल का सेट दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का सेट दिया हुआ है, लेट Px इज इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल है, बी अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। ठीक है, कंसीडर द पॉलिनोमियल Qx हमारे पास दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन r PT ऑफ dt एंड Rx जो है d ओवर dx Px की फॉर्म में दिया हुआ है। लेट V डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो देखो यहाँ पर हमें QR लीनियरली इंडिपेंडेंट है, QR लीनियरली डिपेंडेंट है, ये स्पैन के बारे में हमें देखनी पड़ेगी थोड़ा सा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है मान के चलूँगा कि जो Qx है ना, देखो Px जो है ना एक पॉलिनोमियल है और डिग्री हमारे पास n जो है 1 और उससे बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखो Px मैं एक पॉलिनोमियल यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ जो कि x ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका डिग्री देखो कितना है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री जो n है, n जो है हमारे पास कितना है, 1 है। अच्छा, Px जो है अगर हमारे पास x आ रहा है तो यहाँ से हम जो है Qx भी काउंट कर सकते हैं, है ना, Qx भी काउंट कर सकते हैं। Qx हमारे पास क्या हो जाएगा, देन Qx जो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करनी है हमें, तो ये x²/2 हो जाएगा ना, लिमिट रखने पर यही आ जाएगा। इसका डिग्री हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब Rx निकालनी है तो Rx dy/dx हमारे पास क्या आ रहा है, Px आ रहा है कि नहीं, Px आ रहा है, देखो Px आ रहा है।
तो डी वाई डी एक्स पी एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे तो पी एक्स हमारे पास है, तो आर एक्स शुड बी इज इक्वल टू 1 है ना। अब देखो हम यहाँ पर हमारे पास जब ये चीज़ आ गया तो अब हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन पर बात करनी है, और पहला ऑप्शन में ये बताया गया कि Q और R जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है V में। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक करनी पड़ेगी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, और ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, देखो अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स कर लेते हैं, है ना, अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स कर लेते हैं। देखो यहाँ से अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स हम ना एल आई और एल डी चेक कर रहे हैं, ठीक है, प्लस बीटा इंटू आर एक्स, क्यू और आर के लिए पूछा गया था, तो ये बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। एल आई और एल डी चेक करने के लिए हम यही करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा जो हो जाएगा, क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, प्लस बीटा आर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ना यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस 0 को हम इस 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ से आ जाएगा सिंपल सा 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं अल्फ़ा बाई 2 की बात करूँ तो वो 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हमें किसके बराबर मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है। और सिमिलरली अगर मैं बीटा का कंपैरिजन करूँ उधर, तो बीटा भी हमारा एंड जो बीटा भी हमारे पास आ रहा है वो भी हमारा क्या मिल रहा है, 0 के इक्वल मिल रहा है। जब बीटा भी हमारा 0 के इक्वल मिल गया है और अल्फ़ा भी 0 के इक्वल मिल गया है, तो जितने भी हमारे स्केलर है वो अगर 0 हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एल आई हो जाता है। मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो एल आई हो जाएगा ये। सो क्यू एंड आर जो है हमारा क्या है, एल आई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एल आई है तो देखो दूसरा ऑप्शन है, इस पर इसी एग्जांपल से दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, क्यू एंड आर आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर एल आई है तो एल डी तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर पहले ही एल आई हमने बता दिया है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। अब हमें जो चेक करनी है, हमें ये करनी है कि हमें ये चेक करनी है कि जो ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड और फोर्थ है वो क्या हमारा सही है। पूछा ये गया है कि जो x की पावर n है वो बिलोंग टू, देखो चूंकि n बराबर हमारे पास कितना है, 1 है, इसमें हम अब थर्ड वाला ऑप्शन पर चेक कर रहे हैं। चूंकि n बराबर हमारे पास 1 है तो x की पावर n जो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1, दैट इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ से x के बराबर होगा। तो फॉर लीनियर स्पान, ठीक है। अब ये कहा गया है कि x की पावर जो n है वो बिलोंग करेगा लीनियर स्पान ऑफ q एंड r, तो लीनियर स्पान निकालो q एंड r का। तो जो x है वो क्या लीनियर स्पान होगा q और r का, तो अल्फ़ा इंटू यहाँ पर हो जाएगा qx, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम ये करेंगे बीटा इंटू rx, ठीक है, यही तो हमसे पूछा गया था rx। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। तो देखो x है यहाँ पर, सिर्फ समझ में आ गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है। अब क्या इस x को हम देखो यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बीटा है, अब इस x को एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या हम लिख सकते हैं, x को इस एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या हम लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं होता है ना। तो x कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा स्पैन ऑफ किसका q एंड r का, क्लियर, q एंड r के स्पैन में बिलोंग नहीं करेगा। अब अगला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है x की पावर n प्लस 1 का q एंड r में बिलोंग करेगा। चलो इसको भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं इसको यहीं पे कर लेते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन। देखो x की पावर n प्लस 1 का मतलब क्या है, x की पावर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर x के जगह पर अब क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा।
तो यहाँ से अगर अल्फ़ा बाई 2 को देखें तो 1 के इक्वल आ रहा है और बीटा इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर दोनों के दोनों मतलब हमारे जो है LHS और RHS साइड जो है ना एग्जिस्ट कर गया। तो मैं अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर 2 रखूँगा और बीटा की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा सिंपली, है ना। एक्स स्क्वायर के बराबर हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाई कि जो एक्स स्क्वायर है, जो लीनियर स्पान है, आप यहाँ पर रख कर देख लो ना, एक्स स्क्वायर भैया अल्फ़ा के बराबर हम यहाँ पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, मतलब स्पैन में चला गया वो। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो बिलोंग कर रहा है किस में, स्पैन ऑफ क्यू एंड आर में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर हम कहाँ से निकाले थे, n+1 में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप समझिए इस चीज़ को कि जो ऑप्शन थर्ड है वो तो गलत हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन जो थर्ड है वो तो हमारा गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन जो फोर्थ है ना वो हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला गया है कि हमारे पास वेक्टर्स है, लाइक v1 v2 v3 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स in a vector space over R, then which of the following set is also Li। देखो Li और Ld के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके के जो है रिजल्ट्स बताया था प्रीवियस के लेक्चर में। उन रिजल्ट का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये लीनियर जो है लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है ना, लीनियर इक्वेशन सेट ऑफ वेक्टर्स के फॉर्म में हमारे पास दिए हुए हैं, तो हम इनको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका रैंक जो है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है अगर n है, ठीक है, और उसका ऑर्डर भी n है, देन हम ये कह सकते हैं कि जो Li होगा। या दूसरा केस मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आएगा तो भी Li होगा। तो 2 केसेस हैं। अब इन दोनों में से जो आपको सही लगता है उस केस उसका हेल्प ले करके आप इसको इजीली कर सकते हो, है ना। आपको जिसमें आसानी लगे उससे आप करिए। रैंक कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। देखो पहला वाला क्वेश्चन है, इसके लिए अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूँ और इसमें मैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म दे दूँ, तो मैट्रिक्स का फॉर्म दे दो 1 1 -1, तो 1 1 -1, ठीक है। दूसरा है क्या हमारे पास 2 1 और 3। तीसरा हमारे पास क्या है 1 2 है ना, तो 5 हो गया, 4 हो गया, एंड देन हेयर इज बिकम 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर जनरली आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0 देन द रो और कॉलम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ LD, ठीक है। LD हो जाएगा यहाँ पे, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। ये भी LD हो जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, इसके डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर अगला जो है ऑप्शन बी ऑप्शन पर बात करते हैं। देखो बी ऑप्शन पर बात करते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन पर, और इसको मैं एक बी मैट्रिक्स नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर भी जो है 1 और ये हमारे पास हो जाएगा -1 और 0 हो जाएगा। V2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है V1 यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है और यहाँ पर 1 हो रहा है सिंपली। अगर देखा जाए तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है देन इट इज़ ऑल्सो बिकम LD, ये भी LD हो जाएगा ये सेट, ठीक है। अगला बात करते हैं थर्ड वाला ऑप्शन पर, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन में देखो एक C मैट्रिक्स में कंसिडर कर लेता हूँ, और इस मैट्रिक्स में 1 1 और यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ आ रहा है हमारा 0, ठीक है। C मैट्रिक्स, ठीक है, 1 1 और 0। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 2 है इसका कोफिशिएंट ले रहा हूँ मैं। हाँ, कन्फ्यूज़ होने की इसको ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स को उठा रहा हूँ। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना, ये इन कोफिशिएंट्स को उठा रहा हूँ मैं लाइन वाइज, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो V1 है 3 और V2 कुछ नहीं है 0 है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना,
इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको। डिटर्मिनेंट देखो 7 आ रहा है और नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो अगर देखो नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट है, इट मीन इट विल बी LI। क्लियर है, LI है। और अगर रैंक मेथड से भी करना चाहोगे ना, तो इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ C मैट्रिक्स जो आएगा ना, वो 3 आएगा। और देखो ऑर्डर जो होगा ना, ऑर्डर भी इसका 3 ही है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को भी इजीली आप ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब हमसे ये पूछा गया था सेट ऑफ ऑल्सो LI, है ना, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑल्सो LI। तो इसमें से कौन सा जो है LI होगा, तो वो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्लियर, जो कि LI सेट में आ जाएगा, है ना। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर सही नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, है ना। अब देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, लेट H एंड T बी नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ R स्क्वायर एंड W बी अ नॉन जीरो प्रॉपर सब स्पेस ऑफ R स्क्वायर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, IIT जैम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखो पहला वाला स्टेटमेंट है, इफ़ स्पैन ऑफ H इज इक्वल टू R स्क्वायर, देन स्पैन ऑफ H इंटरसेक्शन W जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये बोला है कि स्पैन ऑफ H यूनियन T जो है वो स्पैन ऑफ H यूनियन स्पैन ऑफ T के बराबर होगा, ये पूछ रखा है। अब ना देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम बेहतर ये रहता है कि हम कुछ एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल सोचें और काउंटर एग्जाम्पल से इसको डिस्कार्ड करने की सोचें। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ काउंटर एग्जाम्पल ले रखा है। देखो यहाँ पर सबसे पहला तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 के लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, वो है H जो है ना, H को जो है एक सेट हमने यहाँ पर लिया है 0,1 और 1,0। ठीक है, और अगर स्पैन निकाले इसका, हम स्पैन कैसे निकालते हैं, हम सिर्फ स्केलर को अलग अलग कर लेते हैं। तो स्पैन ऑफ H की अगर मैं बात करूँ, तो स्पैन ऑफ H हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं अगर बात करूँ A 1,0 प्लस B 0,1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A, B आ जाएगा, और A, B विच इज़ नथिंग बट R स्क्वायर के बराबर ही तो है ये। तो मतलब स्टेटमेंट 1 में ये पूछा गया था कि जो स्पैन है हमारा, स्पैन ऑफ H जो है वो हमारा R स्क्वायर होना चाहिए। स्पैन ऑफ H हमारा क्या होना चाहिए, R स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। एक बार स्टेटमेंट आपको फिर से रीड करवा देता हूँ। इफ़ स्पैन ऑफ H इज इक्वल टू R स्क्वायर, देन हमें स्पैन ऑफ H इंटरसेक्शन W जो है W के बराबर होगा या नहीं हुआ, ये चीज़ हमें बताना है। देखो हम यहाँ पर ना एक कंसिडर कर लेते हैं, लेट जो W है स्पैन, W जो है वो स्पैन हो जाएगा हमारा किसका 1,1 का, स्पैन ऑफ 1,1। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, देखो H इंटरसेक्शन W निकालेंगे, तो H हमारे पास ये है और W हमारे पास ये है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का स्पैन अगर मैं निकालूँ, इन इंटरसेक्शन का स्पैन अगर मैं निकालूँ, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नल स्पेस आ जाएगा। और क्या W नल स्पेस के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, वो ये है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट आ रहा है ना, वो हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विच इज़ फॉल्स। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, स्पैन ऑफ H यूनियन T जो है, स्पैन ऑफ H यूनियन स्पैन ऑफ T है। ये भी यहाँ पर बहुत मज़ेदार स्टेटमेंट है, इसके लिए भी काउंटर एग्जांपल है, और इसके लिए भी काउंटर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखो ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, H को अगर मैं 1,0 ले लूँ और T को अगर मैं 0,1 ले लूँ, ठीक है, ये दो हमने सेट ले लिया है। तो स्पैन ऑफ H अगर मैं निकालूँ, स्पैन ऑफ H हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं जनरली स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर मैं इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये x से मान के चलो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये x, 0 हो जाएगा। और अगर मैं स्पैन ऑफ T निकालूँ, तो इसको मैं अगर y से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये 0, y हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। अब अगर स्पैन ऑफ H यूनियन स्पैन ऑफ T करूँ मैं,
स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी में अगर करूँ तो आप खुद देख लो कि यूनियन ऑफ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, ऐसे यहाँ y का वैल्यू 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, तो यूनियन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो यूनियन होगा ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं यूनियन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यूनियन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जो स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी आ रहा है। अच्छा, अगला अगर मैं बात करूँ स्पैन ऑफ एस यूनियन टी का, है ना, स्पैन ऑफ एस यूनियन टी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा। देखो स्पैन अगर मैं निकालूँ एस यूनियन, एस और एस हमारे पास ये है, टी हमारे पास ये है, तो इन दोनों का जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैन ऑफ किसका 1, 0 एंड 0, 1। तो इसका जो स्पैन आ रहा है वो जनरली आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। आप खुद ही देख लो, इसका स्पैन निकाल के इसको ए से मल्टीप्लाई करो, इसको बी से मल्टीप्लाई करो, ए कॉमा बी आ जाएगा। और ए कॉमा बी हमारा कहाँ है, जनरली आर स्क्वायर ही है। तो आप खुद देख लो ना, यूनियन जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूनियन आ रहा है ना। और लेकिन अगर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी आ रहा है वो आर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से क्या मिलता है, फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब ये दोनों भी हमारे आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो अगर इस बिहाफ में देखें तो कौन सा हमारे पास ये जो है फॉल्स हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा बोथ आर फॉल्स, यानी कि 1 हमारा सही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन है और आई थिंक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब 5th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि लेट V जो है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, मतलब मैट्रिक्स, उसमें m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस का सेट है, और W जो है W1 सबसेट है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं e पावर k = 0 इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। और W2 के लिए बोल रखा है कि A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो W1 इज अ सब स्पेस ऑफ V, W2 इज सब स्पेस ऑफ V, इंटरसेक्शन नॉन सब स्पेस ऑफ V होगा, या W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस ऑफ V होगा, ये हमको जो है बताना है। तो एक एक करके स्टेटमेंट अब यहाँ पर हम देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहला बात ये तो यहाँ पर यह है कि W1 जो है सेट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्या है, सेट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और जो A है, A हमारा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो A की पावर k अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि W1 जो है सेट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। W1 क्या है, सेट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक। तो ये हो गया। अब बात करते हैं W2 की। तो W2 जो है हमारा ये यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड A इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। A हमारा क्या है, A हमारा जो है डायगोनलाइजेबल है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। एंड A इज डायगोनलाइजेबल एंड A इज डायगोनलाइजेबल डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे लिख लो हम। A को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखो अगर आइडेम्पोटेंट है और A डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना, W1 जो है हमारा डायगोनल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और A हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब ये जो सेट होगा ना, इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट किस प्रकार के होंगे, A को डायगोनल मैट्रिक्स बोला गया है और A की पावर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का सेट है। तो इस प्रकार के सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ज़ीरो मैट्रिक्स ही पॉसिबल है, नल मैट्रिक्स ही आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। और नल मैट्रिक्स अगर है तो आपको पता है कि जो है नल मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ज़ीरो जो है वो सब स्पेस होता है, छोटा मैंने बताया था आपको। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V। W2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। W2 सेट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स,
तो अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि सब स्पेस हमारा नहीं होगा। मैंने ये बेसिक चीज़ें आपको सारा चीज़ें बता रखा है, ठीक है। तो ये नॉट अ सब स्पेस। इंटरसेक्शन नॉन सब स्पेस ऑफ वी, है ना, नॉन सब स्पेस ऑफ वी। देखो इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन मतलब W1 इंटरसेक्शन W2, ये हमारे पास जो है नल मैट्रिक्स ही आएगा, नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर ये नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ऑब्वियसली है कि ये भी हमारा सब स्पेस हो जाएगा, है ना, ये भी हमारा जो है सब स्पेस हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का, तो W1 यूनियन W2 जो है वो सब स्पेस होगा। देखो W1 यूनियन W2 अगर सब स्पेस है तो मैंने यहाँ पर एक इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस आता है, और वो क्या है कि अगर वन इज़ कंटेन इन अदर, मतलब W1 W2 में कंटेन कर जाए या फिर W2 जो है W1 में कंटेन कर जाए। बट यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं ना कि W1 जो हो रहा है, W1 जो है वो W2 में कंटेन नहीं कर रहा है। जो W1 है W2 के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ से W1 जो है डज नॉट कंटेन इन W2, तो ये जो यूनियन है वो हमारा सब स्पेस नहीं होगा। मतलब ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ से गलत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो होप कि आपको जितना 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे तो आप जो है इसको लाइक करिए, और वीडियो सही ना भी लगे, कोई दिक्कत आपको लगता है तो आप डिसलाइक भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।